ओके, देखो जी, शाम की जो हमारी क्लास होती है उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें, ठीक है जी। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था किसको लेके, हड़प्पन आर्ट को लेके हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति में हमें क्या मिले थे? सील्स मिले थे। और हमें क्या मिले? पोट्री मिले। और हमें क्या मिले थे? ऑर्नामेंट्स मिले थे। और क्या था जी इसमें बताओ शाबाश? सील्स, पोट्री, ऑर्नामेंट्स, और क्या था भाई हड़प्पा संस्कृति में? टेराकोटा। यस, ब्रॉन्ज फिगर्स। ब्रॉन्ज फिगर। और एक और आप लोगों ने देखा होगा टेराकोटा की फिगर्स। टेराकोटा की फिगर्स आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। और ये सारा का सारा किस में आता है जी? ये सारा का सारा आता है किसमें? स्कल्पचर का हिस्सा बनता है। और हड़प्पा संस्कृति की आर्किटेक्चर को लेकर भी मैंने आपको बताया था ना कि दे वर वेरी फेमस फॉर अर्बन सिविक प्लानिंग। अर्बन सिविक प्लानिंग के लिए ये लोग बड़े फेमस थे। अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है जी, द ग्रेट बॉथ ये हमें कहां से मिला जी? ग्रेट बाथ हमें कहां से मिला बताओ? हड़प्पा संस्कृति का मैंने आपको बताया था कि जहां पे जो कुएं बनाते थे वो स्टेप्स वॉल बनाते थे। सबसे बड़ा बाथिंग गार्ड समझ लो आप लोग, बाथिंग गार्ड समझ लो आप लोग, जो स्टेपिंग बेल्ट बनाते थे। सीढ़ियां चढ़ के, है ना, पानी नीचे होता था, सीढ़ियों से हमने नीचे तक जाना, फिर वहां से जो लोग पानी निकालते थे, स्टेपिंग बेल्ट। बताओ साहब, द ग्रेट सर बाथ हमें मोहनजोदाड़ो में। मिला है। यस, मोहनजोदाड़ो से पाकिस्तान। हमें मिला है, जो आज के समय कहां पे? पाकिस्तान में। तो ये जो लोथल है, लोथल किसके लिए फेमस है शाबाश? लोथल मैंने आपको बताया था गुजरात में है। किसके लिए फेमस है शाबाश? ये सर फेमस था, तांबा का। नहीं नहीं, इट वॉज फेमस फॉर शिप डॉकयार्ड। किश्तियां बनाई जाती थी वहां पे, शिप डॉकयार्ड। लोथल इज वेरी फेमस, जहां से इंडिकेट होता है कि जहां इन लोगों के पास किश्तियां थी, अपनी किश्तियों का इस्तेमाल करके जो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते? ट्रेड करते थे। समझ आई बात को? जो अरेबिक कंट्री के साथ ये लोग ट्रेड करते थे, तो शिप का इस्तेमाल, शिप के थ्रू, समुद्र के थ्रू जैसे लोग जाते थे, ठीक है। और आज जिसको लेके मैं बात करूंगा हड़प्पन आर्ट के बाद, आज मैं जिसको लेके बात करूंगा वो होगी हमारी मौर्यन, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पहले मुझे एक बात बताओ, कभी आपने इसके बारे में नाम सुना है शाबाश? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य नाम सुना हो आपने इसका? यस सर। चंद्रगुप्त मौर्य, इसका नाम सुना हो आप लोगों ने? यस सर। और चंद्रगुप्त मौर्य, पहले मुझे एक बात बताओ, ये कहां के राजा थे बताओ? आपको पता होना चाहिए। मगध। मगध बोले तो आज का समय का जो बिहार है उसको बोलते हैं जी मगध। बंगाल का इलाका भी डाल दो, मगध बोलते थे, पुराना नाम था मगध। और इस मगध की कैपिटल हुआ करती थी पाटलिपुत्र, जो आज के समय में बोलते हैं पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। मौर्यन डायनेस्टी की बात कर रहा हूं भाई, सिंपल। एक्चुअली इसको हिस्ट्री आज पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री अभी है नहीं आपके सिलेबस में, तो आपको मैं सिंपल एक, मगध में सबसे पहले जी, सबसे पहले डायनेस्टी जो मगध में आई वो है हरनाक्या डायनेस्टी। हरनाक्या डायनेस्टी। उसके बाद एसआई से मतलब हो गया शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। और एनए से मतलब हो गया
नंदा डायनेस्टी, और MA से मतलब हो गया मौर्यन डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे याद रखना आप लोग। हसीना, HASINA, हसीना। एक और बता ही देता हूं जी, माशुका, हसीना माशुका। MA से क्या हो गया? मौर्यन। इससे क्या हो गया? सुंग डायनेस्टी। और उसके बाद मगध में कौन सी डायनेस्टी है? इसको बोलते हैं कन्नव डायनेस्टी, इसको बोलते हैं कन्नव डायनेस्टी। ये याद रखना बच्चे आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं मौर्यन डायनेस्टी को लेकर बात कर रहे हैं। मौर्यन डायनेस्टी, मगध के ऊपर जो चौथी डायनेस्टी रूल करने को आई, दैट वाज मौर्यन डायनेस्टी। मगध के ऊपर जो फोर्थ डायनेस्टी थी, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, दिल्ली सल्तनत में गुल खिले तो सांस लो, सबसे पहले शुरू हुई स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद शुरू हुई खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद शुरू हुई तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद शुरू हुई सईद डायनेस्टी, और लास्ट में लोधी डायनेस्टी। जी मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं मगध की, बात कर रहा हूं एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। तो मगध में सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी रूल करने को आई? हरणाक्य डायनेस्टी, जिनका एस्टेब्लिशमेंट किया था बिंबिसारा ने। और फिर आगे हमारे पास शिशुनागा, फिर हमारे पास आगे नंदा डायनेस्टी और मौर्यन डायनेस्टी उसके बाद है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, आपको पता भी होगा, कहानी भी सुनी होगी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी को टॉपल किया था, किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। चाणक्य, है ना? पता है जी आप लोगों को या नहीं पता है जी? यस सर, याद करो जी। कनेक्टिविटी। अब इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी वो नहीं हमने पढ़ना है, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा था वो नहीं हमने पढ़ना है। हमने सिर्फ यही पढ़ना है कि मौर्यन डायनेस्टी के समय पे इनका, मौर्यन डायनेस्टी का, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, दिस इज अवर रोल। क्वेश्चन क्या हमारा? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, दिस इज अवर पॉइंट, दिस इज अवर जॉब, जो हमने पढ़ना है। तो अगर मैं मौर्यन डायनेस्टी की बात करूं तो सबसे पहले है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे कौन? बिंदुसारा। इनके बेटे कौन थे? बिंदुसारा। और बिंदुसारा के बेटे थे कौन? बताओ जी? अशोक। और आपको पता भी होगा अशोक जो थे, इन्होंने कलिंग वार लड़ा था जी 261 BC में। और आपको पता भी होगा कि कलिंग वार में अशोक काफी मार कुटाई हुई, तो उसके बाद उन्होंने ना, कलिंग वार के बाद उन्होंने क्या कर दिया था? बताओ बताओ जी? कलिंग वार इज वेरी फेमस। कलिंग वार के बाद क्या था? अशोका ने बोला कि मैं कभी लड़ाई नहीं करूंगा, ठीक है, मैं लड़ाई करूंगा जब कोई और स्टेट मेरे स्टेट पे अटैक करेगा, अदरवाइज मैं किसी और स्टेट के साथ लड़ाई ही नहीं करूंगा। यहां से उसने लड़ाई को त्यागा था अशोका ने, कलिंग वार के बाद। कलिंग क्या है? मॉडर्न डे ओडिशा को बोलते हैं कलिंग। आज के समय का जो ओडिशा जो है उसका पुराना नाम था कलिंग। तो कलिंग के ऊपर अटैक किया था किसने? अशोका ने, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए अशोका जो है दैट इज, आपको पता होगा दैट वाज फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का बहुत बड़ा फॉलोअर था अशोका। तो और अशोका का जो टेन्योर था वो एक गोल्डन पीरियड था कि इनका काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा किसमें? आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम बात करते हैं, इनके आर्किटेक्चर को लेके बात करते हैं, इनको आर्किटेक्चर को लेके हम लोग बात करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इनकी कैपिटल कहां थी भाई? शाबाश। इनकी कैपिटल कहां थी? मौर्यन डायनेस्टी की कैपिटल कहां थे भाई? मगध की कैपिटल कहां थी? अभी बताया भाई, कहां थे भाई? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र है ना, मॉडर्न डे पटना को बोलते हैं जी, पुराना नाम पटना का यही था जी, पाटलिपुत्र। अब सबसे पहली कंट्रीब्यूशन हम लोग बात करते हैं पैलेसेस को लेके। आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे राजा का महल कैसा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आर्किटेक्चर कैसा है सबसे इंपॉर्टेंट है, राजा का महल कैसा है। ठीक है जी, ध्यान देना बच्चे। पैलेस की बात करें तो अशोका का जो पैलेस था ना, जहां पे वो अशोक रहता था, उस जगह का नाम था कुम्हरहार।
पैलेस एट कुम्हरहार। कुम्हरहार कहां पे बच्चे? उसी पाटलिपुत्र के आसपास की जगह है जी, कुम्हरहार। अशोका का पैलेस कहां पे था? कुम्हरहार में पैलेस था। एक और पैलेस था इनका, कहां पे? एट कैपिटल, जिसको बोलते हैं क्या बोला? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र और अशोका का, अशोक कहां रहता था? उसका पैलेस था कहां पे? कुम्हरहार। एक बात क्या होगी, पैलेस कहां पे थे? दो पैलेस, एक थे उनके कैपिटल पाटलिपुत्र में और दूसरा क्या आ गया? कुम्हरहार। कुम्हरहार क्या चीज है? कुम्हरहार जगह का नाम है जहां पे अशोक का पैलेस हुआ करता था। बात समझ आई? ओके। अब मैं एक बात और करने जा रहा हूं कि ये जो पैलेस बनाते थे उसमें लकड़ी का बड़ा खास इस्तेमाल होता था। वुड वाज प्राइमरली बिल्डिंग मटेरियल। वुड वाज प्राइमरली बिल्डिंग मटेरियल। और मुझे एक बात बताओ, अगर लकड़ी का इस्तेमाल ये ज्यादा करते थे तो आज के समय पे वुड का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। लकड़ी आपको पता ना बायोडिग्रेडेबल है। लकड़ी जो है वो क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। बात समझ आई? और हमें एक उस वक्त के एक हिस्टोरियन थे, उसका नाम था मेगास्थीन्स। अब मुझे एक बात बतानी है, आपसे पूछनी है, मेगास्थीन्स ने कौन सी बुक लिखी थी? बताओ, मेगास्थीन्स ने कौन सी बुक लिखी थी? बताओ, कभी पढ़ा जी कभी आपने? जे अगर मैं कोई आपसे पूछे ये बुक किसने लिखी थी? इंडिका। इंडिका बुक किसने लिखी थी भाई? शाबाश। इंडिका बुक वाज रिटन बाय दिस मैन मेगास्थनीज। और इस बुक में ये क्या मेंशन करते हैं? इस बुक में ये मेंशन करते हैं कि अशोक का जो पैलेस था, अशोक पैलेस एट कुम्हरहार वाज वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। कौन सा वाला? ये जो अशोक का पैलेस कहां पे था जी? कुम्हरहार। कहां? किसने कहा? हमें किसने बताया? देखो, लकड़ी का स्ट्रक्चर है वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। क्यों? मैंने शुरू में लिखा कि वुड वाज प्राइमरली बिल्डिंग मटेरियल। तो एक बुक में लिखा हुआ है, इस बुक में क्या कहती है कि अशोक का जो पैलेस था कुम्हरहार में, वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। जहीं से, इसी लाइन से आप समझ सकते हो कि कितना जबरदस्त इसका घर हुआ होगा, कितना जबरदस्त इसका पैलेस हुआ होगा जहां पे अशोक रहता था। ठीक है, इसी बुक में क्या कहता है जी? इट हैज 3 स्टोरी, इट हैज 3 स्टोरी वुडन आर्किटेक्चर। इट हैज 3 स्टोरी वुडन आर्किटेक्चर and the wall of palace are decorated with carving and sculpture। विद कार्विंग एंड स्कल्पचर। ये लिख लेना बच्चे आप लोग, ये आप लोग लिख लेना जिसको, ये मैं बात कर रहा हूं अशोक के बारे में बात कर रहा हूं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेगास्थनीज करता है जी। मेगास्थनीज ने बड़ी सारी बातें की कि अशोक के समय पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, अशोक के समय पे लोगों की पोजीशन क्या थी, सोशल पोजीशन क्या थी, इकोनॉमिक पोजीशन क्या थी। लेकिन वो हमने नहीं पढ़ना है, हमने सिर्फ इतना पढ़ना है इसी आपके इंडियन कल्चर में कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका, इसको दिमाग में बैठा लेना। यहां पे वो मेंशन करता है कि जो अशोक का पैलेस था कुम्हरहार में, दैट वाज वन ऑफ द क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। जैसे आज के समय में ताजमहल को एक वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड बोला जाता है। 7 वंडर्स में ताजमहल को डाला हुआ है, दुनिया देखने आती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है आगरा में हिंदुस्तान के लिए।
तो जो उस समय का पैलेस था, बोलते हैं इसी बुक में जो मेंशन करता है कि लोग अशोक का पैलेस देखने आया करते थे। लोग अशोक का पैलेस देखने आया करते थे कि चलो और कुछ नहीं, अशोक का पैलेस देखने आते हैं, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। जैसे आज के समय में बात करें, बुर्ज खलीफा एक वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड है जी। कोई लगभग 900 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग बनाया हुआ दुबई में, है ना। जो दुबई के जो शेख्स हैं, उन्होंने एक बुर्ज खलीफा के साथ एक और बिल्डिंग बनी है, बोलते हैं वो उससे भी बड़ी है। उसका नाम क्या है जी, पता है जी आपको? लेकिन हाँ, रविकांत जी, चलो छोड़ो उसको। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आज के समय पे, जैसे आज इंडिया की बात करें ना, इंडिया आर्किटेक्चर के फील्ड में आज का मॉडर्न इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया काफी पीछे है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में चले जाओ, मेडिवल हिस्ट्री में चले जाओ, तो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड मिलेंगे। अभी मैं आपको टेंपल आर्किटेक्चर को लेकर बात करूंगा। तो जितने भी हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जितने भी साइट्स हैं, वो सारी की सारी साइट्स क्या इंडिकेट करती हैं कि भाई इंडिया जो थे, हमारा एंशिएंट जो हमारा इतिहास है, जो मध्यकालीन इतिहास है ना, मेडिवल इंडिया, इंडिया की जो बिल्डिंग्स थी आर्किटेक्चर में, इंडिया वन ऑफ द बेस्ट था। और उसकी जो एग्जांपल मेगास्थनीज, उसकी एक एग्जांपल बात करता है कि अशोक का पैलेस कुम्हरार में इट वाज वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। आज के समय ताजमहल बात करो, मेडिवल हिस्ट्री की बात है जी, मुगलों ने बनाया। साउथ में चले जाओगे, बड़े सारे टेंपल्स दिखेंगे आपको, बृहदेश्वर टेंपल तंजौर तमिलनाडु में, मीनाक्षी टेंपल, सन कोणार्क टेंपल ओडिशा में। सब बात करूंगा मैं जब टेंपल आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा गुप्ता पीरियड में, गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बात करूंगा उसको लेके। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, इंडिया आर्किटेक्चर के फील्ड में इंडिया का एक गोल्डन पीरियड था, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री। आज मॉडर्न इंडिया आर्किटेक्चर के फील्ड में काफी पीछे। बताओ पिछले 1-2 सालों में, पिछले 100 साल में चले जाओ, इंडिया की कोई ऐसी बिल्डिंग, ताजमहल टाइप बिल्डिंग इंडिया में बनी हो? बताओ जी, बताओ जी, है कोई ऐसा? शाबाश, ऐसा कोई नहीं दिखेगा आपको। जो भी बिल्डिंग्स आपको दिखेगी, राजा महाराजा की जो बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी, वो सारे की सारी एंशिएंट हिस्ट्री की है, मेडिवल हिस्ट्री की कंट्रीब्यूशन। मॉडर्न इंडिया भी काफी पीछे है जी आर्किटेक्चर के फील्ड में। तो आर्किटेक्चर के फील्ड में अगर आप लोग चले जाओ आज के समय में, तो दुबई बड़ा अच्छा काम कर रहा है जी आर्किटेक्चर में, बड़ी जबरदस्त बिल्डिंग बना रहा है जी, पानी के बीच में आइलैंड क्रिएट कर रहा है जी, और उसके ऊपर बड़े बड़े स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। बात समझ आई? तो पुराने समय में कभी इंडिया ऐसा हुआ करता था, ये उसके एग्जाम्पल है। अशोका का पैलेस कुम्हरार इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। कि मैगस्थनीज मेंशन करता है अपनी बुक में इंडिका में दैट अशोक पैलेस एट कुम्हरार इट वाज वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। ओके, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं पैलेस के केस में, ठीक है। तो पैलेस में इतना ही है, और ठीक है, और मैं इसको साफ कर रहा हूं। दूसरा, आपको पता है जी, एक बात मुझे बताओ, दूसरा मैं बात करूंगा पिलर को लेके, पिलर्स को लेके बात करता हूं, अशोक के पिलर। आप मुझे बताओ कि जो हमारा सत्यमेव जयते है, चलो ये छोड़ो, सत्यमेव जयते नहीं, कौन सा है जी? हाँ, जो हमारा 1 रुपए का सिक्का, अगर आप लोग पीछे देखोगे तो पीछे आपको क्या दिखेगा भाई? चलो वो भी छोड़ो, हमारा जो फ्लैग है ना, नेशनल फ्लैग, उसके बीच में चक्कर है जी, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? अगर जो हमारा फ्लैग है ना, नेशनल फ्लैग है, उसके बीच में एक चक्कर दिखता है जी, पहले ऐसे करके चक्कर दिखेगा जी आपको। उसमें कितने स्पोक्स हैं बताओ? बताओ। 24। ये जो व्हील है, इसको बोलते हैं चक्कर, जिसको बोले व्हील, ये हमने कहां से उठाया हुआ बताओ? ये तो आपने ठीक बता दिया, ये हमने कहां से उठाया हुआ बताओ? इससे पहले आपको पता होगा जो हमारा नेशनल फ्लैग था, उसमें गांधी जी का चरखा हुआ करता था, गांधी जी के चरखे को रिप्लेस करके व्हील आया। व्हील हमने कहां से उठाया हुआ है? वो आपने पढ़ा होगा अशोक स्तंभ से, अशोक स्तंभ, पिलर ऑफ अशोक, अशोक के पिलर से उठाया हुआ है। ये जो 24 स्पोक्स के इंडिकेट करते हैं, 24 स्पोक्स इंडिकेट करते हैं 24 आवर्स।
तो नेशनल फ्लैग का जो व्हील है, हमने ये वाला कंसेप्ट कहां से उठाया हुआ है? अशोक का पिलर। अब सुनना बच्चे ध्यान से, होता क्या था, मौर्यन डायनेस्टी की खास बात है जी, जब ये किसी इलाके पे अपनी जीत हासिल करते थे ना रविकांत जी, पहले जमाने में तो पेपर का तो इस्तेमाल होता नहीं था, कागज का तो इस्तेमाल होता नहीं था जी। मेरी बात समझ आई? अच्छा, मुझे एक बात और पूछनी है, जैसे मान लो कहीं पे मंदिर का उद्घाटन होता है जी, या किसी पार्क का उद्घाटन होता है, तो क्या होता है जी बताओ? वहां पे अगर कोई लीडर आता है उद्घाटन करने के लिए, तो पत्थर पे लिखा होता है जी, लिखा होता है ना कि दिस एमएलए या मेंबर पार्लियामेंट इन प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मिनिस्टर, उन्होंने इस पर्टिकुलर डेट को इसका इनॉग्रेशन किया है, और पत्थर को वहीं पे लगाया जाता है। ये आपने देखा होगा, पता है या नहीं पता है जी? वो क्या करते हैं, एक छोटा सा बनाते हैं, पिलर टाइप बनाते हैं, और वहां पे मार्बल के ऊपर लिखवाया होता है, इंस्क्राइब किया होता है। मार्बल के ऊपर क्यों लिखवाया जाता है? क्योंकि उस पर खत्म नहीं होता ना, मिटता नहीं है जी उसके ऊपर। अगर कागज से चिपकाएंगे तो फट जाएगा, बारिश होगी तो फट जाएगा, लोग फाड़ देंगे जी। पत्थर एक पिलर लगाते हैं और उसके बीच में लिखवा देते हैं जी कि इस पर्टिकुलर डेट को इस पर्टिकुलर बंदे ने इस मिनिस्टर की प्रेजेंस में या इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की प्रेजेंस में इस पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, है ना, या कोई और बिल्डिंग का उद्घाटन किया जी, इनॉग्रेशन किया जी। उस समय पे क्या होता था, अशोक के समय पे क्या होता था, जब ये किसी जगह पे कब्जा करते थे ना, तो वहां पे एक बड़ा सा पिलर लगवाते थे, एक बड़ा सा पिलर। इनके पिलर के 4 कंपोनेंट होते थे। एक तो कंपोनेंट आ गया जे वाला कंपोनेंट, इसको जे बोलते थे शाफ्ट। पिलर ऐसे समझ लो, ऊपर से उठाया हुआ, जैसे घर में पिलर हो गया, पिलर आ गया जो ऊपर। अशोक का पिलर की बात कर रहा हूं, अशोक के पिलर की बात करता हूं। तो जहां पे जो जीत हासिल करते थे, तो वहां पे जो क्या करते थे, एक बड़ा सा पिलर खुदवा देते थे वहां पे, और उस पिलर के ऊपर ये लिखवाते थे कि भाई हमने इस पर्टिकुलर जगह को इस राजा के साथ लड़ाई करके जीत हासिल की है, और इस लड़ाई में इतने लोग मारे गए, जो भी था वो सारा मेंशन करते हैं जो उसमें, ताकि दुनिया याद रखे। आज अगर हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में अगर कोई जानकारी है, तो बुक्स भी तो है, लेकिन जो उनके पिलर हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। उन पिलर पे जो लिखा हुआ है, ज्यादातर जो लोग इस्तेमाल करते थे संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, तो वहां पे संस्कृत में लिखा हुआ है, वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हाँ कि ये जगह इस राजा ने कब्जे में लिया, उस समय पे किया, और इस जगह पे कौन राजा रूल करता था, वो सारा उस पर लिखा होता। और ज्यादातर जो अशोक था उसने पिलर का इस्तेमाल किया था कि जो बुद्ध की जो फिलॉसफी थी उस पिलर पे लिखवा देता था कि लोग आते जाते इस पिलर को पढ़े और अपने जीवन में एक बदलाव लाएं, एक पॉजिटिव चेंज लाएं। तो अशोक ने पिलर का इस्तेमाल बड़े अच्छे ढंग से किया कि जो रिलीजियस सरमन होते थे, रिलीजियस ज्ञान होता था, उस वक्त टीवी वगैरह तो होते नहीं थे, है ना, तो पिलर के द्वारा उसके ऊपर लिखवा देते थे ताकि आते जाते लोग पढ़ें और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आए। तो पिलर के 4 कंपोनेंट होते थे। जो सबसे पहला कंपोनेंट होता था उसको बोलते थे शाफ्ट। सबसे पहला कंपोनेंट होता था उसको क्या बोलते थे? शाफ्ट। ठीक है, इसको मान लो, इसको क्या बोलते थे? दिस वाज द बेस ऑफ द पिलर। दिस वाज द बेस ऑफ ए पिलर। उसके ऊपर आगे ऐसे करके एक बिल्डिंग होती थी, ऐसे करके, ऐसे करके एक और कंपोनेंट आ गया इस पिलर का, इसको बोलते थे कैपिटल। इस वाले कंपोनेंट को बोलते थे कैपिटल। और कैपिटल के ऊपर जैसे 1 रुपए का सिक्का लोगे ना आप लोग, उस पर शेर बना होगा, देखा होगा आप लोगों ने, 3 मुंह वाला फेस होगा जी, ऐसे करके। 1 रुपए का सिक्का लो, देखो आप लोग, नीचे क्या दिखेगा आपको? शाफ्ट, ऊपर कैपिटल, ऊपर 3 मुंह वाला शेर होगा और 4 मुंह वाला होगा, सॉरी 4, एक इधर देख रहा होगा, एक इधर देख रहा होगा, एक इधर देखा होगा, एक उधर देख रहा होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नहीं, एक मिनट। और उसके नीचे यहां पे एक बेस बनाते थे, इसको जो बोलते थे अबैकस। सबसे पहले आ गया शाफ्ट, उसके ऊपर आ गया कैपिटल, उसके ऊपर आ गया अबैकस। इस तरीके का रेक्टेंगुलर शेप में ऐसा स्ट्रक्चर बनाते थे।
और उसके ऊपर क्या था, एनिमल की फिगर रखते थे, एनिमल फिगर। तो ये 4 कंपोनेंट थे कि पिलर के। सबसे पहले आ गया शाफ्ट, उसके ऊपर क्या आ गया, कैपिटल, उसके ऊपर क्या आ गया, एवेक्टस, उसके ऊपर क्या आ गया, एनिमल फिगर। ये 4 कंपोनेंट थे जो पिलर जो इरेक्ट किए जाते थे मोरिन पीरियड के समय पे, उनका जो सिंबल था। यहां जहां पे ये पिलर हमें मिले हैं तो वो इस बात का इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई उस जगह पे राज करते थे कौन, मोरिन डायनेस्टी का रूल हुआ करता था जहां जहां पे ये पिलर थे। बात समझ आई? ये जो कैपिटल था ये ज्यादातर किस शेप में होता था, ये ज्यादातर होता था लोटस की शेप में। किस शेप में था जी, लोटस की शेप में होता था। ठीक है, और लोटस के ऊपर क्या है, एबैकस। एबैकस या तो सर्कुलर शेप में होगा और या फिर क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप में होगा। और इस एबैकस के ऊपर क्या रखते थे, एनिमल फिगर रखते थे। खास करके ज्यादातर 4 मुंह वाले, मतलब शेर 4 है, एक साथ जोड़े हुए अलग अलग डायरेक्शन में, और इसके ऊपर क्या रखते थे, एनिमल फिगर, एनिमल फिगर। और ज्यादातर किस एनिमल का फिगर इस्तेमाल किया जाता था, लाइन का फिगर इस्तेमाल किया था। अगर आप हमारा सिक्का देखोगे, 1 रुपए का सिक्का देखो, वहां पे ऐसा ही दिखेगा बच्चा आपको। नीचे इसको शार्प को माइनस कर दो, कैपिटल, ऊपर एबैकस और ऊपर एनिमल का फिगर दिखेगा। और जहां पे भी हमें कुछ एनिमल्स दिखेंगे। तो ये है जी अशोका का पिलर, अशोक पिलर। पहले बताओ समझ आया या नहीं आया? शाबाश। यस सर, आगे। तो जहां जहां पे जे पिलर होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, जे इंडिकेट करेगा कि भाई ये किसका स्टेट है। इट वाज सिंबल ऑफ ए स्टेट, इट वाज ए सिंबल ऑफ ए स्टेट, कि भाई ये स्टेट किसके अंडर है, अशोका के अंडर है। और या फिर ये पिलर क्यों गाड़े जाते थे, टू कॉमीमोरेट बैटल विक्ट्री, याद करने के लिए कि भाई हमने इस दिन इस जगह पे इस जगह को जीता था, तो कॉमीमोरेट बैटल। और मैंने आपको एक और बात बोली, अशोक ने खास करके, अशोका यूज्ड दिस पिलर, अशोक यूज्ड दिस पिलर टू प्रोपोगेट religious philosophy as well, to propagate religious philosophy as well। ये याद रखना बच्चे। ये कैपिटल, ये पिलर है अशोका के पिलर। और 2 पिलर इसके बड़े फेमस हैं, 2 पिलर इसके बड़े फेमस हैं। एक पिलर है, जिस जगह का नाम है जी लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़ पिलर। कहां पे है बच्चे जी, ये चंपारण में। चंपारण कहां पे है, बिहार में। लोरिया नंदनगन पिलर, लोरिया नंदनगन पिलर कहां पे है जी, चंपारण में। दैट इज आल्सो वेरी फेमस। और एक और है पिलर इसका, जे सारनाथ पिलर है जी, सारनाथ पिलर। ये कहां पे है जी, वाराणसी। सारनाथ पिलर कहां पे है, वाराणसी में। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा जी, अशोक किस धर्म को मानता था, बुद्ध धर्म को अशोक मानता था। और सारनाथ और बुद्ध धर्म का क्या रिलेशनशिप है बताओ, सारनाथ और बुद्धिज्म के बीच का क्या रिलेशनशिप है? अंजलि आप बताओ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सारनाथ एंड बुद्धिज्म, बताओ। बुद्ध धर्म का, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था रविकांत जी, कहां पे जन्म हुआ था, लुम्बिनी, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। और उनको इनलाइटनमेंट कहां पे हुई थी, बोध गया। और इन्होंने अपना पहला सरमन कहां पे दिया था, गौतम बुद्ध ने पहला सरमन कहां पे दिया था, सारनाथ में। और उनका डेथ हुआ था कुशीनगर में। तो सारनाथ में पिलर को इरेक्ट करने का अशोक का पर्पस सिर्फ यही था, दुनिया को बताना कि भाई सारनाथ एक ऐसी जगह पे है
जहां पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था। तो गौतम बुद्ध ने हमें पहला सरमन सारनाथ से दिया। हमें कहां से जानकारी मिली? गौतम बुद्ध काफी पुराने समय में हमें मिला, वहां पे एक पिल्लर मिला, अशोक का पिल्लर है वहां पे, सारनाथ पिल्लर, वहां से हमें जानकारी मिलती है। तो दो पिल्लर इसके बड़े फेमस हैं, एक है लोरिया नंदनगढ़ पिल्लर, कहां पे है जी? चंपारण में। और दूसरा पिल्लर कहां पे है? सारनाथ में, दैट इज सारनाथ पिल्लर कहां पे है जी? वाराणसी में। तो ये पिल्लर का आर्किटेक्चर था अशोक के समय पे, मौर्यन के समय पे। पहले एक लंबा सा बेस होगा, इसको बोलते हैं शाफ्ट, उसके ऊपर होगा कैपिटल, कैपिटल ज्यादातर किस शेप में होगा? लोटस की शेप में। उसके ऊपर होगा अवेकस, और अवेकस के ऊपर रखा जाएगा एनिमल का फिगर रखा जाएगा। जे आर्किटेक्चर, जे डिजाइन होता था उनके पिलर का। जहां जहां ये डिजाइन मिलेगा वो जा तो इंडिकेट करेगा कि जे स्टेट मौर्यन डायनेस्टी के अंडर आती है, या फिर टू कॉमेमोरेट बैटल विक्ट्री। और ज्यादातर अशोका ने इस पिलर का इस्तेमाल किया टू प्रोपोगेट रिलीजियस फिलॉसफी, टू प्रोपोगेट रिलीजियस फिलॉसफी। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? साफ कर रहा हूं। अच्छा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेशनल एम्बलम किसको बोलते हैं जी? नेशनल एम्बलम किसको बोलते हैं? बताओ शाबाश। नेशनल एम्बलम है जो इंडिया का नेशनल एम्बलम है ना, हमने जो कहां से उठाया हुआ है? नेशनल एम्बलम हमने उठाया हुआ है फ्रॉम द पिलर ऑफ अशोक, फ्रॉम द पिलर ऑफ अशोक। ठीक है जी, ओके। अब मैं आपसे एक बात और पूछूंगा, एक बात और पूछूंगा। जैसे हड़प्पन संस्कृति की मैंने बात की ना, तो हड़प्पन संस्कृति इज वेरी मच फेमस फॉर ब्रॉन्ज फिगर, इज वेरी मच फेमस फॉर ब्रॉन्ज फिगर। और जो मौर्यन आर्ट में ना ये बड़ा फेमस है जी, स्टूपास, स्टूपास बोलेंगे इसको। बताओ जी, सबसे बड़ी स्टूपास कहां पे है जी? बताओ इंडिया में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सांची स्टूपास कहां पे है जी? मध्य प्रदेश। सांची स्टूपास, बताओ सांची स्टूपास, स्टूपास से क्या मतलब होता है जी? पहले ये बताओ, बताओ जी। एक बात मैं आपसे और पूछूं, एक बात मैं आपसे पूछूं, इसको इंग्लिश में शब्द बोलें तो इसको बोलते हैं वरियल माउंट्स। क्या बोलते हैं इसको? वरियल माउंट्स। नॉर्मली मैं एक सिंपल नॉर्मली बात कर रहा हूं, आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं कहीं पे जब किसी बंदे का संस्कार किया जाता है, उसके ऊपर ना एक डोम शेप का बनाते हैं, छोटा सा घर बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। ऐसे आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा होगा? पहले ये बताओ। ऐसे डोम शेप में दिखेगा ये बच्चा। yes, आप पता नहीं क्या बोलते उसको इंग्लिश में, क्या बोलते अपनी भाषा में उसको? समझ लो, इसको इंग्लिश में बोले तो वरियल माउंट्स बोला जाता है। खासकर ना ये जो स्टूपास, ये वरियल माउंट्स ही हैं, ये जो जिसका अभी मैं बात कर रहा हूं, ये वही चीज है। लेकिन ज्यादातर ये स्टूपास बनाए जाते थे जब किसी, जो बुद्ध, जो भगवान को मानने वाला था, जब उसका डेथ हो जाता था तो यहां पर उसका संस्कार करना, उसी के ऊपर क्या बना देने जे, क्या बनाते थे जे? स्टूपास बना लेते थे। जहां पे क्या होता था, जहां स्टूपास में क्या रखा जाता था? रेलिक्स। रेलिक्स क्या चीज हो गया शाबाश? जैसे वो होता ना, इस बंदे के जब डेथ हो गया, उसका संस्कार किया, तो पीछे जो उसके अवशेष बच गए, जिसको हम बोलते हैं फुल बोलते हैं, अभी नॉर्मली लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? फुल बोलते हैं। वो जो हड्डियां रह जाती हैं जिसको, उसको बोला जाता है रेलिक्स। उसको क्या बोला जाता है? रेलिक्स। और क्या करते थे ये लोग? स्टूपास का बड़ा, लगभग बोलते हैं कि जो मौर्यन बुद्धिज्म को फॉलो करता था अशोक का, लगभग ना 24,000 स्टूपास वर कंस्ट्रक्टेड, वर कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो ज्यादातर क्या बोलेंगे? बरियल माउंट। स्टूपास क्या है? जहां पे रेलिक्स एंड, सिंपल बात करते हैं, रेलिक्स एंड एशेस,
ऑफ डेड, सिंपल बात है, रेलिक्स एंड एशेस ऑफ डेड वर केप्ट। रेलिक्स, व्हाट आर स्टूपास? स्टूपास आर बरियल माउंट्स, जहां पे क्या रखा जाते थे? रेलिक्स एंड एशेस ऑफ डेड वर केप्ट। पहले बताओ, समझ आया स्टूपास क्या मतलब होता? समझ आया आपको? पहले बताओ, समझ आया? स्टूपास क्या चीज होगी? अंजलि, क्या चीज होगी? जब कोई बंदा मर गया, दीज आर स्टूपास आर नथिंग, दे आर बरियल माउंट्स, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे इस शेप में होता है ना। रेलिक्स एंड एशेस ऑफ डेड वर केप्ट। और मोरिन के समय पे लार्ज स्केल में स्टूपास का कंस्ट्रक्शन हुआ। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं जी आपको। और जब गौतम बुद्ध का डेथ हुआ ना, गौतम बुद्ध का जब डेथ हुआ, कहां पे हुआ था इसका डेथ? बताओ कहां पे हुआ था डेथ इसका? गौतम बुद्ध का डेथ हुआ था कुशीनगर। यस, कुशीनगर पे कब हुआ था? 483 बीसी में। तो गौतम बुद्ध के 9 जो थे वो स्तूपास कंस्ट्रक्ट किए गए। कितने स्तूपास? 9 स्तूपास कंस्ट्रक्ट किए गए, जहां पे गौतम बुद्ध के ये रखे गए, रेलिक्स एंड एशेस को रखे गए। बात समझ आई? और जिसमें से 8 ऑफ देम, सुनना ध्यान से, जो लाइन में लिखूंगा, लिखने से आपको समझ आए। 8 ऑफ देम हैव रेलिक्स ऑफ बुद्धा, रेलिक्स ऑफ बुद्धा एट देयर मेदी, एट देयर मेदी। क्या चीज होगी बताया? मैं बताऊं, मेदी क्या हो गया? जैसे जे कंस्ट्रक्ट किया, इसको बच्चे 3 डायमेंशन एज्यूम करना। सेंटर पे मैं क्या रखूंगा? उस गौतम रेलिक्स को रखूंगा। जिस जगह पे मैंने रेलिक्स को रखा उसी को मैं क्या बोलूंगा? मेदी रखूंगा। बात समझ आई? और 8 ऑफ देम हैव रेलिक्स ऑफ बुद्धा एट देयर मेदी। और सुनना बच्चे ध्यान से, इसका कोई मतलब तो नहीं है लेकिन लिख लो। पीछे बचा एक 1, और 9th 9 में मेदी की जगह क्या रखा गया? पॉट रखा गया। 9th हैव द पॉट, लकड़ी का गरा, इन विच रेलिक्स ऑफ बुद्धा वर ओरिजिनली केप्ट, वर ओरिजिनली केप्ट, वर ओरिजिनली केप्ट। समझ आया बच्चे आपको? शाबाश। एक तो क्या रखा गया? मेदी। मेदी सिर्फ सिंपल खड्डा किया उन्होंने, बीच में रख दिया रेलिक्स। और 9वां कौन सा था? मतलब जब गौतम बुद्ध का डेथ हुआ होगा ना, तो उनके जो रेलिक्स, उनके जो अवशेष थे वो किसी एक गड़े में रखे होंगे। जो 9वीं जो स्तूपास बनाएगी उसमें तो सीधा सीधा गड़ा रखा गया। बाकी जो 8 स्तूपास जो थे उसमें से क्या हुआ? उस गड़े से रेलिक्स को निकाला गया और रखा गया होगा वहां पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेदी बोलते हैं। दैट इज नोन एज ए मेदी। तो बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि मेदी ये शब्द जो है दैट इज रिलेटेड टू स्टूपास, ये याद रखना है। मेदी इज ए वर्ड दिस इज रिलेटेड टू स्टूपास। और सबसे बड़ी स्टूपास हिंदुस्तान में है, दैट इज सांची स्टूपास, दैट इज मध्य प्रदेश। और आपको ये भी पता होगा दैट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दैट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है? और कुछ बातें और हैं जी इसको लेके, इसको मैं साफ कर रहा हूं। और कुछ बातें और हैं। अगर आप नितिन सिंघानिया की बुक लिखोगे, बुक देखोगे, तो वहां पे आपको समझ मिलेगा बच्चे, समझ आएगा बच्चे। ये आ गया डोम शेप में, हेमिस्फेरिकल शेप में कंस्ट्रक्शन। इसके ऊपर कुछ इस प्रकार का होता था। एक और आर्किटेक्चर, ठीक है, जिसको बोला जाता है यस्ती। और इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से है, इसको बोला जाता है छत्रस, छतर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यस्ती। डोम के ऊपर कुछ इस प्रकार का जो आर्किटेक्चर है,
जे बन गई स्टूपास, और जे क्या आ गया, जैसे आपको पता प्रदक्षिणा क्या होती है जी? प्रदक्षिणा क्या होती है बताओ? जब आप मंदिर में जाते हो, जहां पे मूर्ति रखी होती है उसके आसपास होता है ना प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा करना जिसको बोलते हैं, उसको उसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्बुलेटरी। उसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्बुलेटरी पासेज। एम्बुलेटरी पासेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या बोला? प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा पथ, पाथ, प्रदक्षिणा पाथ समझ लो आप लोग। एम्बुलेटरी पासेज बोलते हैं जी। ये भी इस स्टूपास का क्या है? एक फीचर है। और जहां जो इनके गेटवे होते थे इस प्रकार से, उसको जो बोलते थे तोरांस। उसको क्या बोलते थे? तोरांस। तो तोरांस, छत्रास, यस्ती, एम्बुलेटरी पासेज, these are important characteristic of stupas. These are important characteristic of stupas. ठीक है। और एक और बात, यहां पे मेदी को रखा है जी, मैं जहां पे लिखवा रहा हूं जी आपको, द सेंटर ऑफ stupas was made up of unburnt bricks। बताओ जिसका क्या मतलब होगा? कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि जो रिमेनिंग पोर्शन था, रिमेनिंग पोर्शन उसमें तो पक्की हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था उसके कंस्ट्रक्शन के लिए। बात समझ आई? तो ये बातें आपने याद रखनी है। स्टूपास कंस्ट्रक्शन, जैसे हड़प्पन की क्या पहचान है? ब्रॉन्ज फिगर्स। और स्टूपास कंस्ट्रक्शन जो है ना, वो करेक्टरिस्टिक है मोरन आर्ट का। मोरन पीरियड से शुरू हो गया, देखना पोस्ट पीरियड में टेंपल आर्किटेक्चर, अभी तक टेंपल ही बनने हुए। टेंपल आर्किटेक्चर शुरू होगा गुप्ता एज में आएगा जी। अभी टेंपल बनना, मंदिर बनना शुरू होने हुए। टेंपल आर्किटेक्चर को हम लोग देखेंगे गुप्ता एज में। तो अभी बात चल रही है किसको लेकर? स्टूपास को लेकर बात चल रही है। तो स्टूपास आर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक आर आर्किटेक्चर किसके समय का? मोरन आर्ट के समय का, मोरन डायनेस्टी के समय का। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। और सबसे बड़ा जो स्टूपास जो है वो सांची स्टूपास, जो कहां पे है? मध्य प्रदेश में। जो कहां पे है? मध्य प्रदेश में। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं जी। इसको अब मैं क्या कर रहा हूं? साफ कर रहा हूं। अब मैं कुछ और बातें करूंगा आपके साथ। केव आर्किटेक्चर, गुफाएं बनना शुरू होगी। केव आर्किटेक्चर शुरू हो गया जी। केव आर्किटेक्चर जो था वो शुरू हो गया किस समय पे? इस पीरियड में, मोरन डायनेस्टी के समय में। अब बताओ जी, एक तो केव होती है जो नेचुरली, जो समुद्र के किनारे पानी की वजह से अगर गुफा बन जाए। लेकिन इस पीरियड में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक? कि जहां पे शुरुआत होगी किसकी? रॉक कट केव आर्किटेक्चर। रॉक कट केव आर्किटेक्चर क्या मतलब हुआ? मतलब क्या मतलब हुआ इसका? अंजलि, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ शाबाश? इससे पहले चट्टानें हाँ बोलो। उसको काट काट के बनाती हैं। मतलब ये शुरू हो गया, ये यहां से शुरू हो गया मोरन जो केव आर्किटेक्चर। और इसमें क्या करते थे? जो एंट्री थी, द एंट्री टू केव वाज अट्रैक्टिव। मतलब डिजाइन में, अगर आप वैष्णो माता गए होंगे ना, तो जब आप वैष्णो माता की गुफा एंटर करने वाले होते, उससे पहले आपको कैसा दिखता है जयकार? ऐसा कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर दिखेगा जी आपको। दिखता है ना? जैसे हम मंदिर में जाते हैं हम लोग, तो मंदिर का जो गेट वे है कैसा बनाया जाता है? थोड़ा ऐसे ट्रायंगुलर शेप में बनाया जाता है। तो ये जब मोरन पीरियड के जो लोग गुफा बनाते थे, उसका जो एंट्री, जो गेट होता था ना, गेटवे वाज वेरी अट्रैक्टिव। द गेटवे वाज वेरी अट्रैक्टिव। अब मैं आपसे एक और बात पूछता हूं, एक और बड़ी जबरदस्त बात। जैसे आज हम घर बनाते हैं ना,
तो मकान बनाया, दीवार बनाए, उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं, उसके ऊपर जन्म पुट्टी करते हैं हम लोग, ताकि क्या हो, जो इंटीरियर हो दीवार का वो कैसा हो शाबाश, बिल्कुल पॉलिश हो। तो जे इनका हाईली पॉलिश्ड फिनिश ऑफ इंटीरियर वॉल। गुफा के अंदर जो दीवारें बिल्कुल हाईली पॉलिश, बिल्कुल प्लेन। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलूं, अब बताओ, अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि ये केव आर्किटेक्चर का निर्माण क्यों करते थे। एक तो इंसान अब पक्के घर बनाएगा, इसका क्यों इस्तेमाल करेगा भाई? इसका इस्तेमाल किया जाता था, रॉक कट केव्स बनाए जाते थे, बेसिकली देवर बिहारास। अब बिहारस क्या होता है शाबाश? ये क्या हो गया? ये रेजिडेंशियल हॉल हो गया। किसके लिए? रेजिडेंशियल हॉल्स। किसके लिए? फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। आप लोगों को मैंने बताया था ना, बुद्धिज्म में भी क्या है शाबाश, कि आपको भिक्षु बनना है, जैसे हिंदुइज्म में होता है ना सन्यासी बनना है। सन्यासी बनोगे तो जंगल में जाके तपस्या करो। तो उस वक्त जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो इन रॉक कट केव्स में जाते थे, वहां पे वो रहते थे, वहां पे वो तपस्या करते थे, अपने भगवान की पूजा करते थे। तो याद रखना, रॉक कट केव, बिहारा से क्या मतलब होता है? बिहारा से मतलब हो गया इट वॉज अ रेजिडेंशियल हाउस फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। इट वॉज अ रेजिडेंशियल हाउस फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। यहां पे ये लोग क्या करते थे शाबाश, अपने भगवान की, बुद्धिज्म को क्या करते थे, मतलब पूजा करते थे। ठीक है। और याद रखना बच्चे, जो बुद्धिज्म धर्म का जो ज्यादातर आपको आर्किटेक्चर मिलेगा वो कहां पे मिलेगा? बिहार में। तो बिहार की दो गुफाएं हैं जी, ये आप लोग लिख लेना। एक है बाराबार केव्स, और एक है नागार्जुनी केव्स। कहां पे जे? बिहार में। तो ये दो केव्स जो हैं, अभी आपके दिमाग में अभी पढ़ाऊंगा आपको, अजंता अलोरा की केव्स है, वो अभी नहीं शुरुआत हुई इसकी। अजंता अलोरा केव्स की शुरुआत होगी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। तो मॉडर्न पीरियड में अजंता अलोरा केव्स नहीं बनी है। जिन केव्स को लेकर मैं बात कर रहा हूं वो जो है बराबर केव्स एंड नागार्जुनी केव्स। दीज आर इंपॉर्टेंट रॉक कट केव आर्किटेक्चर बिलोंगिंग टू मॉडर्न पीरियड। बात समझ आई? शाबाश, समझ आई। अब इसके बाद मैं बात करता हूं किसको लेके? स्कल्पचर को लेके बात करता हूं। स्कल्पचर से बात करें, सिंपल बात करें, क्या मतलब हो गया इसका? मूर्तियां। हड़प्पा में ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाई जाती थी, टेराकोटा की मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है। तो जो मूर्तियों वाला सिस्टम था वो हड़प्पा टाइम से शुरू हो चुका था। ठीक है। तो स्कल्पचर वर प्राइमरली यूज्ड फॉर द डेकोरेशन ऑफ स्तूपास। और खासकर इनको कहां पे रखा जाता था? या तो इनको रखा जाता था तुरान पे, और या फिर इन मूर्तियों को कहां रखा जाता था? मेदी पे। पहले बताओ तुरान क्या चीज होगी? बताओ, व्हाट डू मीन बाय तुरान? तुरान क्या चीज होगी? तुरान और गेटवे टू स्तूपास। मेदी क्या होगी? जहां पे रेलिक्स को रखा हुआ है, वहां उसके पास मूर्तियां रखी जाती थी। स्कल्पचर जस्ट डेकोरेशन के लिए, जस्ट फॉर द डेकोरेशन ऑफ स्तूपास। और टू इंपॉर्टेंट स्कल्पचर ऑफ मॉडर्न पीरियड। याद रखना बच्चे, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं,
एक था यक्षा और एक थी यक्षिनी। यक्षा एंड यक्षिनी। ठीक है जी। अब यक्षा एंड यक्षिनी क्या थे? ये रिलीजियस गॉड थे जी। दीज वर द रिलीजियस गॉड, भगवान का दर्जा दिया जाता था इनको। और तीनों धर्मों के लोग उस वक्त के, हिंदू, जैन और बुद्धिज्म, ये सारे के सारे इन भगवानों को क्या करते थे? पूजा करते थे, यक्ष और यक्षिनी। ज्यादातर इन्हीं की मूर्तियां बनाई जाती थी। और बुद्धिज्म में इन्हीं मूर्तियों को तोरांत पे रखा जाता था, मेदी के पास रखा जाता था। तो ये स्कल्पचर था मौर्यन पीरियड का। दिस वाज द स्कल्पचर ऑफ मौर्यन पीरियड। अब मैं बात करता हूं जो आगे स्कल्पचर के बाद, अब मैं बात करूंगा किसको लेके? पोट्री को लेके। अब बताओ हड़प्पन पीरियड में कैसी पोट्री हुआ करती थी? हड़प्पन पीरियड में मैंने आपको बताया था क्या बोला? रेड एंड ब्लैक पोट्री उनका फेमस कैरेक्टरिस्टिक था कि मूर्ति बनी, मिट्टी की मूर्ति बनाई, उसके ऊपर क्या करना है? रेड कलर का पेंट लगाया और उसके बाद ब्लैक कलर का चित्र बनाए जाते थे, रेक्टेंगुलर शेप में, स्क्वायर शेप में बनाए जाते थे। अब ये कैरेक्टरिस्टिक है, रेड एंड ब्लैक पोट्री इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हड़प्पन आर्ट, इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हड़प्पन आर्ट। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सब हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्यन पीरियड, मौर्यन आर्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग मौर्यन आर्ट। और इस मौर्यन आर्ट में ये लिख लेना भी, आप ये लिखते हैं इसको, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, वेयर आगे बर्तन, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। यहां पे जो बनाया जाता है कुछ इस प्रकार से है, बिल्कुल ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया जाता था पोट्री का। और इस तरीके से, इस तरीके का, इस तरीके का, ये आ गया ऐसे करके, इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इस तरीके का बनाया जाते थे जो वेयर, बर्तन इस प्रकार के बनाए जाते थे। और दे वर पॉलिश्ड विद ब्लैक पेंट। और ब्लैक पेंट भी कैसा? चमकता हुआ ब्लैक पेंट एंड हाईली लस्ट्रस फिनिश, हाईली लस्ट्रस फिनिश। ठीक है, और ज्यादातर इसको ना लग्जरी आइटम में इंक्लूड किया जाता था, जिसके पास जो होता है मानो जी लग्जरी, ये कैरेक्टरिस्टिक है जिस प्रकार का। रेड एंड ब्लैक पॉटरी जो है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हड़प्पन आर्ट। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्यन आर्ट। कुछ इस तरीके के बर्तन बनाते थे, जिस भी प्रकार के बर्तन बनाते थे ज्यादातर किसका इस्तेमाल करते थे? ब्लैक पेंट का इस्तेमाल करते थे। और बड़ा जबरदस्त ब्लैक कलर, इस प्रकार का चमकता हुआ ब्लैक कलर with highly lustrous finish, and at that time this ware was considered as a luxury item. This ware was considered as a luxury item. तो दो बातें आपने पोट्री को देखा, रेड एंड ब्लैक पोट्री इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हड़प्पन आर्ट एंड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्यन आर्ट। ठीक है, तो ये था किसको लेके? आर्ट एंड आर्किटेक्चर मौर्यन पीरियड को लेके। यहां पे हमने उनके पैलेस को लेके पढ़ा, स्टूपास को लेके पढ़ा, ठीक है, पोट्री को लेके पढ़ा, स्कल्पचर को लेके पढ़ा और केव आर्किटेक्चर को लेके पढ़ा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इसके साथ क्लास में खत्म करता हूं। कल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में पोस्ट मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखेंगे। तो भाई इसको साथ साथ पढ़ना, साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है जी, इसके साथ क्लास खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर।